अब मैं आपको फिर आपके प्रिय कुंडेश्वर की ओर ले चलता हूँ। कलकत्ते से वीर सिंह जी देव जो ओरछा नरेश थे उस समय, वो आपको लेकर आए थे और आपको गुरु मानते थे। दिल्ली कॉलेज में आप जब अध्यापक थे, तो टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में आप ही के शब्दों में साहित्यकार और पत्रकारों का मायका बना दिया था। और 1940 में मैं भी आपके सानिध्य में 2 सप्ताह वहाँ रहा था। वहाँ पर आपने सभी बड़े बड़े साहित्यकारों को बुलाया था। उस समय के कुछ रोचक संस्मरण अवश्य आपको याद होंगे। मैं 14.5 बरस तक कुंडेश्वर में रहा जी। वो 40 फीट ऊंची चट्टान पर वो राजमहल बना हुआ था और उसका नाम ईगल्स नेस्ट था। तो वहाँ महाराज साहब ने मुझको रख दिया था। उनके साथी थे ठाकुर सज्जन सिंह, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट थे, दीवान थे। उन्होंने कहा कि चौबे जी को ले जाओ और जो कोठी उनको पसंद आवे उसी में उनको ठहरा दो। तो मैं कुंडेश्वर की कोठी में वहीं ठहर गया और वहीं उसके बाद एक बगीचे में भी राजमहल था। तो वो कोठी चट्टान पर थी और बड़ी आलीशान में कोठी थी। 40 फीट नीचे जलप्रपात था और फॉरेस्ट था। अच्छा, उन दिनों स्वर्ण मृग चीतल जिसे कहते हैं वो काफ़ी पाए जाते थे, पानी पीने के लिए आते थे। तो 14.5 साल रहा और उस कोठी को देखने के लिए बहुत से हिंदी साहित्यिक पहुँचे थे। कभी सम्मेलन होता था उस वक़्त भी देखते थे। अच्छा, विनोबा जी भी वहाँ गए थे, राजेंद्र बाबू भी गए थे। विनोबा जी जब यात्रा पर निकले थे तो दामोदर दास मुंदड़ा उनके सहायक थे। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि आप कहाँ रहते हैं, हमारी यात्रा उधर की हो रही है। तो मैंने कहा कि भाई हम तो ललितपुर से 32 मील दूर रहते हैं। तय किया विनोबा जी ने कि वहाँ चलेंगे और वो एक्स्ट्रा 32 मील चल के पैदल कुंडेश्वर आए थे और जगह उन्होंने बहुत पसंद की और कहा कि इस जगह को आप छोड़िए नहीं। इस जगह को छोड़ के जाएंगे तो जो कार्य आपने रचनात्मक यहाँ किया है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिरोज़ाबाद के बारे में जैसा आप कहते हैं कि वो इंडस्ट्रियल टाउन है, तो वहाँ रहकर आप सिर्फ उड़वा लेंगे, काम वहाँ कुछ कर नहीं सकेंगे। तो ये भविष्यवाणी उनकी सत्य सिद्ध हुई। मैंने इतना ही कहा कि मैं आपसे अनुमति लेकर ही छोड़ूंगा, लेकिन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, घर बैठा हुआ था। तो अकस्मात जो राज्यसभा की मेंबर ही आई तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उनके भविष्यवाणी ये तो सत्य सिद्ध हुई कि कुछ विशेष कार्य मैं फिरोजाबाद में कर नहीं सका। राजेंद्र बाबू आए थे तब भी वो वहाँ गए थे, द्वारका प्रसाद मिश्र भी वहाँ गए थे, इसलिए और साहित्य से भी मैथिली शरण जी, सियाराम शरण जी सब जाते रहते थे। एक तरह से तीर्थ सा बन गया था। मैंने एक कहीं पढ़ा था कि फ्रांस में एक विद्वान था, वो साल में 10-15 विशेष साहित्यकों को बुलाया करता था और 5-7 युवकों को भी। तो युवक लोगों को 10-12 रोज़ तक उनके संपर्क में आने का मौका मिलता था और वो बड़े प्रभावित हो जाते थे। तो मैंने कहा कि ऐसा प्रयोग हम लोग भी क्यों न करें। तो मैंने वो प्रयोग वहाँ पर किया और उसमें काफ़ी पैसा खर्च हो गया। महाराज का पैसा खर्च हुआ, मेरे पास का पैसा भी खर्च हुआ। 20 रोज़ तक वहाँ आदमी रहे। जैनेन्द्र कुमार जी गए थे अपने सपत्नीक और बच्चों के साथ। उनके बच्चे जो आजकल काम कर रहा है उसका नामकरण संस्कार वहाँ हुआ था और कृष्णनंद गुप्त तो मौजूद थे ही, रामचरण हारण मित्र वगैरह। तो 20 रोज़ तक साथ रहे थे। उसका नाम मैंने स्वाध्याय मंडल रखा। अब ये बड़ा कॉस्टली बिजनेस है। जब खर्च हो गया तो महाराज साहब से मैंने कहा कि अब ऐसा प्रयोग मैं नहीं करूँगा। बोले कि प्रयोग तो करना चाहिए, उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर, इसलिए व्यय उस पर ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये प्रयोग मैंने किया। 14.5 बरस में जो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन मेरा रहा वहाँ राजेंद्र सागर बनवाने का। बाबूजी से मैंने कहा साहब पानी की बड़ी तकलीफ़ है हमको। बोले क्या? मैंने कहा वहाँ कोई जलाशय राजेंद्र सागर बना दीजिए। बोले ये तो बड़ा अनुचित होगा कि मैं अपने नाम का उपयोग करूँ। मैंने कहा साहब नाम का उपयोग तो नामकरण संस्कार तो हम लोग ब्राह्मण लोग करते हैं, आप तो सागर लिख दीजिए। तो वहाँ जो तालाब बनाया गया 46 लाख उसकी लागत थी और 80 लाख में बना। राजेंद्र सागर जो है इतना बड़ा है कि 1.25 मील की लंबी उसकी बांध है वो, और मोटर भी चल सकती है। और वो 80 लाख का बांध है और उससे 7,500 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। उससे कुंडेश्वर का सारा रूप ही बदल गया। अच्छा, जगदीश चतुर्वेदी ने लेख लिखा था कि जहाँ तक खाद का सवाल है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक खाद की खपत कुंडेश्वर में होती है, और जहाँ तक गेहूं की उपज का सवाल है मध्य प्रदेश में उसका नंबर दूसरा है। तो जो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो राजेंद्र बाबू की कृपा का परिणाम था, वही वहाँ का रहा है।
और मधुकर पत्र जो निकाला था वो 5-6 बरस तक चला और उसकी कीमत कुल 2 रुपये पाक्षिक पत्र था, 2 रुपये वार्षिक थी। उसके कई विशेषांक भी जनपद अंक और बुंदेलखंड अंक, साहित्य अंक, रेखाचित्र अंक निकाले थे। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारे यशपाल जी सारा काम उसका देखते थे और मैं गाइड ही करता था। और जब तक मैं कुंडेश्वर में रहा मुझको वन भ्रमण का बड़ा शौक़ था, मैंने इस पर लेख भी लिखा था। तो चाहे जब चल देता था वन भ्रमण के लिए, यशपाल जी थे, जगदीश जी थे, चलिए वन का निमंत्रण है, पलाश के वृक्षों का, पलाश के जो वृक्ष पर फूल आते हैं चारों तरफ मानो आग सी लग जाती है, वो दृश्य वहीं देखने को मिलता था। तो यशपाल ने कहा कि देखो एक काम करो दादाजी के सुबह का टाइम मुझको फ्री छोड़ दो, काम करना पड़ता है, शाम के वक्त तुम जहाँ कहोगे तुम्हारे साथ चला करूँगा। तो वन भ्रमण के लिए बराबर जाता था और ये मेरा परम सौभाग्य था कि एक वन के निकट 14.5 वर्ष रहने का मुझको मौका मिला। महाराज भी वहाँ अक्सर आया करते थे और उनको साकें खाने का शौक़ था। साकें हमारे अच्छी बनती थी तो महारानी कभी कभी कहती थी भाई तुम क्या खाना खिलाते हो, जो वहाँ 4-4 घंटे हंसी मजाक दिल्ली हुआ करती थी। दादाजी कुंडेश्वर में ही जो जनपद आंदोलन आपने प्रारंभ किया था और जिसका प्रभाव फिर दूर दूर तक गया, क्योंकि पहले तो लोग जनपद आंदोलन को समझते ही नहीं थे, वो समझते थे कोई बड़ी छोटी सी कोई चीज़ है जिसका कोई हमारे राष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये बात मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि एक ICS थे, आप तो खूब अच्छी तरह परिचित हैं, जगदीश चंद्र जी माथुर, जिन्होंने उसी प्रकार का आंदोलन बिहार में भी शुरू किया था। और जगदीश चंद्र जी माथुर जो डायरेक्टर जनरल भी रेडियो के रहे थे। तो उस जनपद आंदोलन में और जगदीश चंद्र जी माथुर के सिलसिले में थोड़ा से संस्मरण आप होंगे तो। JC माथुर साहब उसी परंपरा के ICS थे जिसमें ग्रियर्सन और ग्रिफिथ और आगे चल के रंधावा शामिल हुए। इन लोगों में महान साहित्यिक रुचि थी। रंधावा साहब ने ब्यूटीफाइंग इंडिया नामक किताब लिखी थी जिसकी 2 कॉपी VP से मैंने मंगाई थी और जिसकी आलोचना भी पत्रों में की थी। इससे वे बहुत खुश हुए थे और उनसे मेरा संबंध भी स्थापित हो गया था। JC माथुर साहब दरअसल UP के थे। खुर्जा में उनके पिताजी एक हाई स्कूल में हेडमास्टर थे और रघुवंश लाल गुप्ता भी अलीगढ़ ज़िले के थे, वो भी ICS थे। दोनों उच्च कोटि के साहित्य से भी थे। रघुवंश लाल मेहता ने तो उमर खयाम का बहुत बढ़िया अनुवाद हिंदी में किया था। JC माथुर साहब ने 10 तस्वीरें नामक एक किताब लिखी थी। दूसरी किताब थी जिसमें जिन्होंने जीना जाना, उसमें मेरा भी स्केच दिया था। तो वैशाली में और मुजफ्फरपुर का ज़िला वैशाली में शामिल होता है। मैं उन्होंने उसके अनुसार कार्य भी किया था। अच्छा, वो बड़े सुलझे हुए दिमाग के आदमी थे। उन्होंने कहा भाई प्रांत निर्माण का आंदोलन मुझे ठीक नहीं जचता, होना यह चाहिए एक कमिश्नरी में अधिक से अधिक अधिकार कमिश्नर को दे दिए जाएं और वहाँ इस प्रयोग को किया जाए। हर एक कमिश्नरी का अलग संगठन हो तो वो ज़्यादा व्यवहारिक मालूम होता है। और यही बात मैंने जब गिरी साहब मद्रास में गए थे उनके एक भाषण में कही थी। प्रांत निर्माण आंदोलन मैंने चलाया था बुंदेलखंड प्रांत का, तो उस मौके पर जो है असल में मधुकर का जनपद अंक निकाला था। जनपद अंक में 3 धाराएं थीं। मुख्य धारा जो थी सांस्कृतिक और साहित्यिक, वो वासुदेव सिंह अग्रवाल की थी। पृथ्वीपुत्र नामक उनकी पुस्तक हम लोगों के लिए बाइबल की तरह थी, बहुत बढ़िया पुस्तक है और उसमें उन्होंने इसका काफ़ी समर्थन किया है। तो वो तो उनका था कि जो जनपद हैं उनके बोलियों के रिकॉर्ड रखे जाएं, कहानियाँ संग्रह की जाएं, शब्दों का संग्रह किया जाए, ये सब किया जाए। वो इस पक्ष में नहीं थे कि कोई प्रांत निर्माण आंदोलन हो। अच्छा, प्रांत निर्माण आंदोलन का था उनका राहुल जी कहते थे कि हर एक बोली वालों को, भोजपुरी बोली है तो भोजपुरी प्रांत बना दो, अवध की है तो अवधी प्रांत बना दो। वो एक बड़ा कठिन काम था और व्यवहारिक भी नहीं था। तीसरा मेरा था विकेंद्रीकरण का, जिसके मानी ये हैं कि साहित्यिक सत्ता केवल 2-3 जगहों में, जैसे नायब प्राणी सभा बनारस या हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में केंद्रित रखी जाए, छोटे छोटे केंद्र बनाए जाएं। तो जनपद अंक जो है बहुत आंदोलन का एक सूत्रपात हुआ और वो इतना प्रभावशाली हुआ कि चरनी शोभ नामक एक सज्जन ने रूस से उसके अंक को मंगाया और उसकी फ़ोटोस्टेट कॉपी कराई
और आश्चर्य की बात है कि हिंदी की जनपद बोलियों के साहित्य के बारे में शोध ग्रंथ जो तैयार हुआ सबसे पहले चरणी शोभ का ही था। तो जनपद आंदोलन का एक प्रवर्तन हुआ। उस वक़्त कुछ लोगों ने, एक सज्जन थे, इनका नाम भूल रहा हूँ, वो इलाहाबाद के थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा मूव जो है जिन्हा से भी अधिक खतरनाक है। जिन्हा ने तो 2 ही हिस्से किए, तुम्हारा जनपद आंदोलन सफल हो गया तो इसमें तो हिंदुस्तान के हिस्से हिस्से हो जाएंगे। लेकिन वो उनकी भ्रमात्मक धारणा थी, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं था। बात ये थी कि जो प्राचीन जो साहित्य जो पड़ा हुआ है ग्रामों में, उसकी रक्षा करने की ज़रूरत थी, तो उसका संग्रह वगैरह जनपद द्वारा हो जाए। तो वो अभी जो है अब बहुत सा काम अवध में हुआ। तो एक सज्जन है, पीयूष उनका नाम है, 8 किताबें अवधि में लिखी हैं। अवधि के रमई काका बहुत अच्छे कवि थे, बंशीधर शुक्ल बहुत अच्छे कवि थे। अच्छा, राम इकबाल सिंह राकेश ने बहुत सा काम मैथिली के लिए किया था। ब्रज में जो है कार्य प्रभुदयाल जी मीतल और हमारे बाबा वृंदावन दास का है। और वृंदावन दास मिशनरी ढंग के कार्य करता है और आजकल ज़रा बीमार से रहने लगे हैं, लेकिन उनका कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। और मित्तल जी ने तो बड़ा ठोस साहित्य सेवा की है। तो ब्रजभाषा भी एक जनपदी भाषा है। ये तो पहले तो वो एक राष्ट्रभाषा का काम करती थी, लेकिन अब उसका स्थान जो है जनपदी भाषा के रूप में है। और मैं बराबर कहता हूँ कि जो सबका सेवक बने वही सबका मालिक बन सकता है। तो मैं कहता हूँ ब्रजभाषा भाषियों को अन्य जनपदों की सेवा करनी चाहिए और यही हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। तो जनपद आंदोलन अब भी चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। गढ़वाल में एक नेगी साहब हैं, गढ़वाल गौरव निकालते हैं, गढ़ गौरव, उन्होंने गढ़वाली भाषा का कोश का भी निर्माण कर दिया है। अच्छा, विद्यानिवास मिश्र ने ब्रजभाषा का कोश तैयार कराने के लिए प्रबंध कर दिया है और शिवदत्त चतुर्वेदी राय वाले उसमें लगे हुए हैं और अन्य भाषाओं के कोश भी निर्मित हो रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि पुरानी लोकोक्तियाँ, कहानियाँ, ये सब संग्रह हो जाने चाहिए और जो अखंड भंडार, शब्द भंडार पड़ा हुआ है ग्रामों में, उसकी रक्षा हो जानी चाहिए। फोकलोर विषय अंतर्राष्ट्रीय विषय है, ये कोई हिंदी का ही सवाल नहीं है। और फोकलोर की सोसाइटी वगैरह हैं, तो वो काम एक अत्यंत आवश्यक कार्य हुआ और अब भी लोग उसकी याद कर लेते हैं। दादाजी, आपने शहीदों के, क्रांतिकारियों के संबंध में स्वयं लिखा और उन पर पत्रिकाओं के विशेषांक निकाले, पुस्तकें प्रकाशित कराईं और इस प्रकार की प्रेरणा देते रहे आप। उस संबंध में कुछ आपके संस्मरण जरूर। जैसा मैंने कहा कि मैं प्रवासी भारतीयों के लिए काम करता था और कांग्रेस में प्रवासी विभाग की स्थापना मैंने ही कराई थी। उसका पूरा रिकॉर्ड जो है राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्टोरी ऑफ द फॉरेन डिपार्टमेंट कांग्रेस के नाम सुरक्षित है। मुझको 25 रुपये महीने कुल 2.5 वर्ष मिले थे कांग्रेस से जी। वो भी बंद कर दिए गए। चिट्ठी पंडित जवाहरलाल जी की थी, नाउ दैट वी हैव गॉट ए फॉरेन डिपार्टमेंट इन द कांग्रेस, एवरीथिंग मस्ट पास थ्रू इट, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू पब्लिश वी शैल कंसिडर इट्स पब्लिकेशन। वो 25 रुपये बंद कर दिए। उससे मेरे हृदय को बड़ा ज़बरदस्त धक्का लगा कि जिस काम के लिए मैंने डेली कॉलेज की नौकरी छोड़ी, अपने जीवन के इतने बरस लगा दिए, उसके लिए कांग्रेस 25 रुपये भी नहीं दे सकती। मैंने रो कर के प्रवासी भारतीयों का काम, जो जीवन का मिशन था, उसी दिन छोड़ दिया और नया काम शहीदों की कीर्ति रक्षा और श्राद्ध ले लिया और उसको 40 बरस तक उसी में लगा रहा। अच्छा, सौभाग्य से मुझे सहायक मिलते रहे। रामलाल पुरी जी ने मेरी 6 किताबें छापी। बिस्मिल की आत्मकथा थी और बंदी जीवन था, मनमथ नाथ गुप्त की किताब थी, गदर पार्टी का इतिहास था। इस तरह से 6 किताबें उन्होंने छापी। 2 किताबें एटा के प्रिंसिपल मलखान सिंह जी ने छापी, महावीर सिंह विशेषांक। महावीर सिंह साथी थे भगत सिंह के और उनकी लाश जो है समुद्र में फेंक दी गई थी उन पर। दूसरा अंडमान द्वीप पर, वो भी छापी। 2 विशेषांक इसके युवक के भी निकाले, पंडित परमानंद ग्रंथ भी निकाला और एक किताब रोल ऑफ ऑनर थी, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, बंगाली ने लिखी थी, 32 रुपये में आती थी। उसका अनुवाद शंकर साय सक्सेना जी ने किया था, जो आजकल जयपुर में रहते हैं। शहीद पुराण मैंने उसका नाम दिया, उसकी भूमिका भी लिखी थी। इस तरह से पूरे 40 बरस। अच्छा, विशाल भारत का शहीद अंग निकाला, बिंदवाणी का शहीद अंग निकाला। अच्छा, एक चीज़ प्रथा जो मैंने शुरू की थी, जो बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई, कॉलेज की वार्षिक पत्रिकाओं के विशेषांक निकलवाए। जी हाँ। और फिरोजाबाद में
पीडी जैन कॉलेज है, कोई 5,000 रुपये खर्च करके उसका जनपद अंक मैंने निकाला था। मेरा भांजा वहाँ प्रिंसिपल था, उसने निकाला था। अच्छा, पालीवाल जी पर एक अंक निकाला था, रामचंद्र पालीवाल पर। एक किदवई साहब पर यहाँ के इस्लामिया कॉलेज का अंक निकाला था। बालकृष्ण गुप्त के कॉलेज जो है कोटला में, उस पर विशेष अंक निकाला था। इस प्रकार कॉलेज की पत्रिकाओं के बहुत से विशेष अंक मैंने निकाले। अब वैसे खर्च करने में बहुत पैसा खर्च हो जाता, तो शहीदों के काम पर कोई 20-22 ग्रंथ और विशेषांक मैंने निकलवाए और उनमें कच्चा मसाला इकट्ठा हो गया है। मैं जैसा पहले कह चुका कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं हूँ, संग्रह करके रख दिया है, तो वो संग्रह जो है उपयोगी सिद्ध होता है। और साहित्य सेवियों की कृति रक्षा के लिए भी आपने जैसा बतलाया, क्योंकि दिनकर जी थे, बच्चन जी थे उस समय यहाँ, और इनके सबके विशाल भारत में आपने कविता लेख आज छापे, और भी आपके जो आज नई पीढ़ी के साहित्यकार पत्रकार हैं उन पर भी आपका आशीर्वाद रहता है। तो ये काम ऐसा है कि जो बुजुर्गों को आगे भी करते रहना चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं। दादाजी, अमर शहीद क्रांतिकारियों के संबंध में आपने चर्चा की थी, तो मुझे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की माता जी और बिस्मिल साहब की बहन, उनकी का ध्यान आता है कि जब आपने बहुत प्रयत्न करके उनको आर्थिक सहायता का बंदोबस्त कराया था। आज़ाद की माताजी जीवित थीं, लेकिन उनके साथी संगी जैसे भगवान दास माहौर, सदाशिव इत्यादि उनको भूल चुके थे। तो मैंने एक चिट्ठी राजकुमार रघुवीर सिंह सीतामऊ वालों को भेजी। वो कुछ दिनों के लिए मेरे शिष्य रह चुके थे। मैंने कहा पता तो लगाइए कि आज़ाद की माताजी जीवित हैं या नहीं, कहाँ हैं। उन्होंने पता लगाया और भाबरा अलीराजपुर में वो जीवित थी। उन्होंने कहा वो तो जीवित हैं। 17 बरस तक वो भूखों मरती रहीं। आज़ाद के पिताजी का नाम सीताराम था और वो एक बगीचे में 8 रुपये पर नौकर थे। तो आज़ाद के मरने के बाद भी वो 4 वर्ष जिंदा रहे थे। आज़ाद की माँ 17 बरस तक भूखों मरती रहीं। वहाँ भीलों का ग्राम थे, तो उनसे कभी किसी पैसा मिल जाता था। तो मैंने उनका पता लगाया और एक लेख लिखा और हम भूल गए। आज़ाद को किसी ने 200 रुपये दिए थे, शायद श्री प्रकाश जी ने, कि माता जी को तीर्थ करा दो। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए तो 2 आने की गोली, शीशे की गोली जिसे कहते हैं, वो काफ़ी होगी। हमारे पास, पार्टी के पास कुछ पैसा नहीं है। तो उन्होंने वो पैसा अपने क्रांतिकारियों पर खर्च कर दिया। तो आज़ाद की माँ 14 दिन तक हमारे घर पर रही थी। एक बार 10 रोज़, दूसरी बार 4 रोज़। एक आँख उनकी फूट चुकी थी। आज़ाद का एक बड़ा भाई था, वो नौकर हो गया था, पोस्टमैन बन गया था, उसका देहांत हो गया। तो सिर पटक पटक कर रोई, उसमें एक आँख उनकी चली गई और दूसरी आँख में मोतियाबिंद था, दिख नहीं पड़ता था। तो वो 10 रोज़ हमारे यहाँ रही थी और उनको मैं सांतार नदी के किनारे पर भी ले गया था महाराज की मोटर में। और वहाँ एक महाशय थे, उन्होंने कह दिया कि कोई कमरा है जिसमें आज़ाद रहते थे। तो वहाँ भी सिर पटक पटक के रोई। लेकिन उनकी बड़ी सेवा सदाशिव राव ने की। वो सदाशिव राव को सदू कहती थी। वो कहती थी कि अगर चंदू जिंदा रहता तो सदू से ज़रा क्या काम करता। तो सदाशिव राव जी को साथ लेकर के आज़ाद उनसे मिलने के लिए गए थे। तो मैंने उनके संस्मरण छापे थे। तो एक पहाड़ी पर जा कर के वहाँ ठहरे थे और वहीं सोए थे। तो उस वक़्त सदाशिव राव जी को शक हुआ कोई सांप यहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको तो मालूम होता है कोई सांप फाँप है। तो आज़ाद ने उधर हाथ देख के कहा कोई नहीं, सो आराम के साथ। तो उस वक़्त सदाशिव राव उनके साथ गए थे। तो आज़ाद की जो क्रांतिकारी रोल थी, वो भगत सिंह और आज़ाद, ये 2 आदमी जो थे, ये अत्यंत प्रसिद्ध हुए। और ख़ुद पंडित जी ने, जवाहरलाल जी ने अपने आत्मचरित तो लिखा था कि एक वक़्त था जब भगत सिंह का नाम महात्मा गांधी जी की तरह ही काफ़ी प्रचारित था। तो आज़ाद की मदर के बारे में जो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी और हम भूल गए, वो पत्रों में छपी थी और उससे करीब 2000 रुपये उनको मिल गए थे। उसके बाद संपूर्णानंद जी को मैंने लिखा तो उन्होंने 25 रुपये महीने की पेंशन कर दी थी। तो 25 रुपये की मध्य भारत से भी पेंशन करा दी थी। तो 50 रुपये पेंशन वो 2-2.5 बरस भोग सकें। जब हमारे यहाँ आई थी तो हमारी बिटियाओं को और हमारे छोटे भाई की पत्नी को, सबको उन्होंने पैसा दिया। अब उनसे
लेने से मना किया तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। उनके ये कौन कहता नहीं हूँ, लेना पड़ा और उनको धोती वगैरह दी। तो माता जी के जीवन के जो अंतिम 2.5 वर्ष थे कुछ आराम से कट गए। इसका कारण यह हुआ कि उनको वो पेंशन मिलने लगी थी और सदाशिव राव जी ने उनको तीर्थ भी करा दिए थे। उस पेड़ को भी देखा था इलाहाबाद में जो काट डाला गया था, वहाँ भी सदाशिव राव उनको ले गए थे, तो उनकी पेंशन कराई। फिर अशफाक उल्लाह के भाई थे रियासतुल्लाह खां, उनकी पेंशन कराई, उनके लड़के की पेंशन कराई और इस प्रकार एक लद्दाराम थे उनकी पेंशन कराई। इसके 13-14 आदमियों की पेंशन में करा सका। उसके बाद तो हज़ारों आदमियों की पेंशनें हुई, अधिकारियों की और अनधिकारियों की भी। लेकिन उस वक़्त जो थोड़ी सेवा बन सकी उससे मेरे दिल को बड़ा हर्ष हुआ कि क्रांतिकारियों की कुछ सेवा तो हो गई। दादा जी, क्या ये सत्य है कि आपका लेख पढ़कर नेहरू जी ने 250 रुपये का चेक भेजा? बिल्कुल सत्य है। वो सत्यवती मलिक को चिट्ठी लिखी थी मैंने, उन्होंने वो चिट्ठी जवाहरलाल जी को भेज दी। उन्होंने इमीडिएटली 250 रुपये का चेक मेरे नाम सत्यवती जी के नाम भेज दिया। कहा उन्होंने लिखा था कि और भी ज़रूरत होगी तो मैं भेजूँगा। ये कंट्रीब्यूशन था पंडित जी का और वो चिट्ठी मैंने अखबारों में छपा दी थी। इससे 2000 रुपया करीब उनको मिल गया था आज़ाद की माता जी को। अब एक बात जो मैंने 1940 में जब मैं गया था कुंडेश्वर तब मैंने देखी थी, वहाँ पर कोई 50-60 स्टील के बक्स आपके पत्र व्यवहार के रखे हुए थे और मेरा तो ऐसा ख्याल है कि पत्र लेखन के रूप में आपको कोई मात दे नहीं सकता है। हमारे देश में ऐसा शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसने इतने पत्र लिखे हों और भिन्न भिन्न भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेज़ी, नीली स्याही, लाल स्याही में लिखे हों। तो वो पत्रों का संग्रह है आपका, वो आपने बताया था कि अब लेखागार में आपने भेजा है, दूसरी जगहों में भेजा है। उनमें कुछ ख़ास पत्र जो आपको याद रह गए हों उनका जिक्र करें। पत्र व्यवहार मेरा एक व्यसन रहा है। मैंने एक लेख भी इस बारे में लिखा था। कोई आदमी भांग पीता है, कोई चाय पीता है, कोई गांजा खाता है। मैंने कहा ये सब व्यसन है और पत्र व्यवहार भी एक प्रकार का व्यसन ही है और उसमें मेरे जीवन के सर्वोत्तम घंटे खर्च हो चुके हैं और मैंने भी कम से कम 1,00,000-1.5 लाख पत्र लिखे होंगे। और मुझको अंग्रेज़ी में लिखने का पहले खौफ था, तो वो एक दोष ही था क्योंकि अंग्रेज़ी पत्र सुरक्षित रखने के लायक नहीं होते उतने जो हिंदी पत्र होते हैं। अच्छा, मेरे पास पत्रों का उसके इस व्यसन के कारण पत्रों का जो संग्रह मेरे पास आया वो अमूल्य हो गया। पंडित पद्म सिंह शर्मा के 130 पत्र मेरे पास थे। इससे कुछ ज़्यादा पत्र हरिशंकर शर्मा के पास थे और भी लोगों के पास पत्र थे। राजेश्वर बाबू के पास भी कुछ पत्र थे। वो सब इकट्ठे हो गए और बहुत से पत्र, कई 100 वो राष्ट्रीय लेखागार में सुरक्षित हैं। मौलवी अब्दुल हक साहब के बहुत बढ़िया पत्र थे, 30-35, और भारत के सर्वश्रेष्ठ पत्र लेखक श्रीनिवास शास्त्री के 35 पत्र थे। दादाजी, कुल संख्या कितनी है आपकी पुस्तकों की? ये मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि अपनी औरत संतान और मानव संतान दोनों की मैं उपेक्षा ही करता रहा हूँ। उनका पालन पोषण कैसे हो गया, यह मेरे माता पिता ने ही तीनों बच्चों का पालन पोषण किया और इसलिए मेरे लिए वो भाई की तरह हैं, लड़कों की तरह नहीं। तो इस तरह ग्रंथों की भी संख्या मैंने कभी लिखता रहा और छपता रहा, लेकिन कभी उनकी चिंता नहीं की। मेरे जीवन का एक फिलॉसफी रही है कि दूसरों की सेवा करना ही बड़ा भारी काम है। मेरे पिताजी कहते थे जो करे और की मुश्किल को आसान, उसकी मुश्किल आसान करे भगवान। तो जितना जो मेरा कार्य हुआ है दूसरों की हित रक्षा के लिए हुआ है। या जब कभी कभी मैं ओवर डूइंग हो गया है इसमें, यानी घर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वो मुझसे बन पड़ी। तो मैंने अपनी किताबों के, अब जैसे मैं कहूँ आपसे कि केशवचंद्र सेन के लिए कुल 40 रुपये मुझको दौलतलाल भार्गव ने दिए थे। कई महीने उसके लिखने में मैंने खर्च किए थे और वो बैरंग भेजते थे प्रूफ और मैं रजिस्ट्री से भेजता था। लेकिन मैंने कोई इसमें शिकायत के रूप में नहीं कह रहा। केशवचंद्र सेन से कुल 28 रुपये मुझको मिले। पिछले में किस वर्ष से एक पैसा भी नहीं मिला, जो कुछ अपने पास से खर्च हुआ वही खर्च हुआ। 728 पृष्ठ की किताब प्रवासी भारतवासी, एक पैसा नहीं मिला, 100 कॉपियाँ मिली, वो मैंने अपना रजिस्ट्री खर्चे से बांटी। तो अर्थ के प्रति मेरा कोई मोह कभी नहीं था, आज भी नहीं है। जो मिल जाता है उसे संतोष कर लेता हूँ। लेकिन ये गलती मुझसे ज़रूर बन पड़ी कि अपनी मानव संतान की, अपरानाडे की जीवनी थी, 2 संस्करण हुए थे, उसके बाद तीसरा संस्करण हुआ ही नहीं, वो पड़ी हुई है। केशवचंद्र सेन के द्वितीय संस्करण भी नहीं हुआ।
तो ये किताबें जो थी, और कम से कम 10-12 किताबों का मसाला उसके बाद जो रेखाचित्र संस्मरण वगैरह लिखे थे पढ़े हुए हैं। अच्छा, अगर ज्ञानपीठ काशी जो है परवाह करके मेरे ग्रंथों को नहीं छपाती तो साहित्यिक मेरा रूप जो था वो हो नहीं पाता। तो रेखाचित्र संस्मरण और हमारे आराध्य, ये तीनों किताबें ज्ञानपीठ काशी ने छाप दी। इससे मैं साहित्य जगत में पुनः प्रतिष्ठित हो गया। और अभी भी जो किताब मेरी छापी है अपने आत्मचरित्र जो है महापुरुषों की खोज में, वो ज्ञानपीठ ने छापी है। तो उससे भी मुझको काफ़ी एडवर्टाइजमेंट या कीर्ति मिली है। और एक आश्चर्य की बात मुझको मालूम हुई कि उसकी 1300 कॉपियाँ एक साथ निकल गई हैं। वो है ही, इतनी लोकप्रिय पुस्तक हुई है वो। यद्यपि उसमें एक चीज़ जैसे बताऊँ आपको जी कि मानव जी बेचारों को मैं डिक्टेट करता रहा जी, रिवाइज करने का मुझको मौका नहीं मिला। अब उसका दूसरा संस्करण हो, दूसरा संस्करण होगा तो उसमें उसके मैं रिवाइज करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसका दूसरा संस्करण हम लोग जल्दी ही करेंगे। जी हाँ। दादा जी, एक और आपने थोड़े से प्रकाशकों के संस्मरण सुनाए, थोड़ा सा और विशद रूप से प्रकाशकों के संस्मरण सुनाया, क्योंकि बिना प्रकाशकों के पुस्तकें तो प्रकाश में आ नहीं सकती। और आप जैसा बतला रहे हैं कि किसी के 28 रुपये, किसी का कुछ, बड़ा दुख लगता है इसको सुनकर। नहीं, प्रकाशकों के बारे में जैसे मैंने कहा, मुझको जो अनुभव हुए हैं उसमें सबसे अच्छे और सुखद अनुभव ज्ञानपीठ के ही हैं। क्योंकि ज्ञानपीठ ने रॉयल्टी का पैसा, जो पैसा मैं पहले एडवांस भी किया था पैसा उन्होंने, और मुझे काफ़ी आर्थिक सहायता उससे मिली। अब मैं किसी प्रकाशक की निंदा नहीं करना चाहता। पुरी जी में बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी थे, रामलाल जी पुरी, और अपने बारे में अर्थ के मामले में वो भी बड़े असावधान थे। जी हाँ। तो उनका बर्ताव बहुत अच्छा रहा। लेकिन उनकी ग्रंथमाला की परंपरा में वो उन्होंने जो उपेक्षा की है वो किसी हालत में भी क्षम्य नहीं माना जा सकती। क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेपुटेशन का लॉस जो है वो एक गलत बात है। तो अब उनको मैंने 6 किताबें दी थी। प्रत्येक पुस्तक पर 2.5% रॉयल्टी मेरी थी, 10% लेखक की। लेकिन कुछ दिन तो उन्होंने दिया, उसके बाद चिट्ठी का जवाब ही नहीं देते। ये एक कठिनाई है, क्या किया जाए, जो है सो है। आपको अध्ययन का तो व्यसन सदा से घेरे रहा और वो अब भी है। आप हर समय समाचार पत्र, मैगजीन और जो नई नई पुस्तकें आती हैं हिंदी अंग्रेज़ी की, वो बराबर पढ़ते रहते हैं। तो आपको विशेष रूप से प्रेरित करने वाले कौन से ग्रंथ लगे, और कुछ का जिक्र तो आप शायद करना भी चाहेंगे। मुझे प्रेरणा जो दी, सबसे अधिक प्रेरणा असल में समझिए धम्मपद ने दी, जो गौतम बुद्ध का ग्रंथ था। और गीता भी मैं पढ़ता रहा। लेकिन अंग्रेज़ी में अमरसन मेरे जीवन में सबसे अधिक प्रभावित करने वाले हुए। अमरसन को बारे में लोगों को कहना था, ही वॉज ए जोग्राफिकल मिस्टेक, ही ऑट टू हैव बीन बॉर्न इन इंडिया। उनके तमाम सिद्धांत थे वो भारत की संस्कृति से मिलते जुलते थे। अच्छा, अमरसन के महात्मा जी भी भक्त थे। और सिविल डिसोबीडियंस शब्द जो है, जो थोरो का था, जो महात्मा जी ने ग्रहण कर लिया था। तो अमरसन, थोरो और विटमैन ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन विटमैन का भी मैं भक्त रहा। और विटमैन के युक्ति, ही हु वॉक्स फॉरलॉन्ग विदाउट सिंपैथी वॉक्स टू हिज ओन ग्रेव क्लोथ्ड इन हिज ओन श्राउड्स, कि जो बिना हमदर्दी के थोड़ा बहुत चलता है वो अपना कफन लपेटे हुए अपने मुर्दघटे की ओर जा रहा है। ये उनका विटमैन का कथन है। थोरो का जैसे मैंने कहा, मैं बहुत प्रशंसक रहा, और थोरो के वर्णन का अनुवाद भी मेरे नाम से छपा। अमरसन पर बहुत से लेख मैंने छापे। तो अमेरिका के ये दोनों। अच्छा, रोमरोला की जीन क्रिस्टोफी मैंने पढ़ी थी, उससे भी मैं प्रभावित हुआ था, और उनके 3 पत्र भी मेरे पास आए थे। अच्छा, स्टीफन ज़्विग को भी मैं हिंदी जगत में लाया। उनके आत्मचरित्र पर भी मैंने लिखा, उनके अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी छपाया, भूमिकाएं लिखी। स्टीफन ज़्विग ऑस्ट्रियन थे, इंटरनेशनल फेम के राइटर थे, और उनके बारे में रोमरोला ने कहा था कि तुम्हारी चीज़ें जो हैं हृदय को जकड़ लेने वाली हैं। तो उनके स्टीफन ज़्विग पर भी मैंने काफ़ी काम किया। वैसे मैं कोई जिसे अध्ययनशील कहते हैं, पढ़ने वाला ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन प्रेमचंद जी को मैंने पढ़ा था अवश्य ही, और प्रेमचंद जी से मैं प्रभावित हुआ था। सुदर्शन जी की बहुत सी कहानियाँ मैंने छापी थी,
अन्नपूर्णानंद जी के बहुत से लेख छापे थे, वो जो व्यंग्यात्मक होते थे। जी हाँ, व्यंग्यात्मक, हास्य रस के बहुत अच्छे थे। अच्छा, हमारे हरिशंकर शर्मा तो मेरे घनिष्ठ मित्रों में से थे। हरिशंकर जी, पालीवाल जी, श्री राम जी, तीनों आगरे के थे, तीनों मेरे घनिष्ठ मित्र थे। इसमें हरिशंकर जी 1.5 बरस बड़े थे, मेरे अग्रज थे, ये दोनों छोटे थे। तो हरिशंकर जी के का भी मैं प्रशंसक रहा। श्री राम जी को तो मैं हिंदी जगत में आगे बढ़ाने के लिए कुछ थोड़ी सेवा बन पड़ी थी। शिकार साहित्य का सबसे अधिक प्रचार विशाल भरत द्वारा हुआ था। और पालीवाल जी का भी मैं प्रशंसक रहा था। पालीवाल जी दरअसल साहित्य का आदमी थे, लेकिन राजनीति में जा पड़े थे। तो मैं तो कभी कभी उनसे कहता था कि तुम्हारी साहित्य रत्न की उपाधि है, वो छिन जानी चाहिए। साहित्य क्षेत्र को आप क्यों छोड़ते जाते हो? लेकिन वो राजनीति में चले गए और उनसे बराबर संबंध मेरा बना रहा। पद्म सिंह शर्मा जैसे मैंने कहा, उन्होंने रचनाएं तो थोड़ी की, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ाने में वो बड़े अग्रणी थे। और श्री राम शर्मा, हरिशंकर जी, मैं उनके प्रधान शिष्यों में से थे। उनके भी बहुत से लेख मैंने छापे थे और दुर्भाग्य हुआ कि उनको अधिक आयु नहीं मिली, लेकिन जो कुछ उन्होंने लिखा बहुत अच्छा लिखा। और स्केच राइटिंग में या संस्मरण लेखन में मैं उनको आचार्य मानता हूँ। बहुत चुस्त भाषा लिखते हैं। जी हाँ। दादाजी, आप संस्मरण और रेखा चित्र अत्यंत मार्मिक, और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जो कालजयी साहित्य में रखने योग्य हैं। क्या उनमें से कुछ की पृष्ठभूमि तथा रचना प्रक्रिया का उल्लेख करना पसंद करेंगे? अब जैसे मैं लेता हूँ सुंदरलाल जी का रेखा चित्र, वो आज भी ज्यों का त्यों ताज़ा है। सुंदरलाल जी ने 75 वर्ष हिंदी की सेवा की, 1905 से लेकर के 1981 तक। पंडित सुंदरलाल जी के प्रथम दर्शन मुझको इलाहाबाद में 1917 में हुए थे और 1910 से मैं उनका भक्त था। तो जो मैंने स्केच लिखा था वो स्केच आज भी ताज़ा है। मैंने उसमें लिखा था, एक भविष्यवाणी सी थी, तो 1930 का था कि मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि वे कभी पार्लियामेंट के मेंबर बनेंगे या कभी शासन में अधिकार लेंगे। वो प्रगतिशील आदमी है और प्रगतिशीलों में आगे ही रहेंगे। तो वो स्केच अब भी ताज़ा है। असल में मैं उनको पहुंचाने के लिए साबरमती से आश्रम से स्टेशन तक गया था। तो वहाँ एक मालगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। पंडित सुंदरलाल जी ने कहा कि मालगाड़ी इतनी ढीली चल रही है कि इसके पहियों के नीचे होकर निकला जा सकता है, जरा टेढ़ा करते हुए अपने आप को। तो ये बात मैंने लेख शुरू में लिख दी थी। मैंने लिखा था कि एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट में ये अंतर है कि एक्सट्रीमिस्ट खतरे को मोल लेता है और मॉडरेट जो है जान बचाओ और उसको टरकाओ खतरे को, इसमें विश्वास रखता है। तो इसके ये नहीं कहेंगे दादाजी को विवेक से काम लेता है। तो मैंने वो स्केच अब भी ताज़ा है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आचार्य गिडवानी जी का मैंने एक स्केच लिखा था। अच्छा, अपने ऋण को स्वीकार करूंगा कि ए.जी. गार्डनर हमारे एक प्रकार से गुरु रहे हैं। ए.जी. गार्डनर के मुकाबले का कोई स्केच राइटर अंग्रेजी जगत में भी नहीं हुआ। और हिंदुस्तान में कि ईश्वर दत्त उसी स्टाइल पर लिखते थे। हाँ जी, वो भी मेरे लिए गुरुतुल्य पूजी थे। हिंदी में स्केच राइटिंग की विधा कि मेरा नाम जुड़ गया है। और उसके साथ ही महादेवी जी वर्मा जी के भी कई संस्मरण, कई रेखाचित्र बड़े मार्के के बन पड़े हैं। पत्रकारों की दशा सुधारने के संबंध में आपने बहुत कुछ काम किया है। पहले आप हिंदी पत्रकार संघ के अध्यक्ष थे, उसके कुछ पुराने आपके संस्मरण होंगे, और उसके बाद फिर आप अध्यक्ष रहे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, जिसने कि वर्किंग जर्नलिस्ट का जो कानून बना, जिसमें सुविधाएं हुई, जिसमें उनका वेतन क्रम हुआ, वो सब तब आप अध्यक्ष थे जब वो हुआ है। तो उस संबंध में उन दिनों के अगर कुछ हिंदी के पत्रकारिता के और बाद में ये वर्किंग जर्नलिस्ट के पत्रकारिता के आपके संस्मरण हों तो उन्हें सुनाइए। पहले हिंदी साहित्य सम्मेलनों के साथ पत्रकार विभाग की भी मीटिंग हुआ करती थी और वो बराबर चलती रही। मथुरा में जो अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ का अधिवेशन हुआ था उसका मैं सभापति था और वही उसकी अंतिम मीटिंग थी, क्योंकि तब वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का काम शुरू हो गया था और हम लोगों ने सोचा कि एक संस्था ही काफ़ी होगी। इसलिए हिंदी पत्रकार संघ का जो रूप था वो बदल गया और अब ये रूप जो हुआ व्यापक रूप हुआ वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का। अच्छा, इसमें राघवन जी और जगदीश चतुर्वेदी इन दोनों ने मुझको बड़ी मदद की थी और चलपत राव हम लोगों के प्रथम आचार्य थे। प्रथम और द्वितीय के वही
सभापति थे। जी हाँ। तिथि के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब तुम बागडोर संभालो, तिथि के तुम। मैंने कहा साहब मैं कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं हूँ, संगठन शक्ति भी मुझ में नहीं है कि मैं आपको उत्तराधिकारी बनूँ, लेकिन आपका ऐसा ऑर्डर है तो मैं मद्रास सेशन में प्रिसाइड कर दूंगा। मद्रास सेशन में मैंने प्रिसाइड किया था और उसमें एक मज़ेदार घटना हुई। उसमें केसकर साहब की जो पॉलिसी थी उस पर मैंने जगदीश चतुर्वेदी से कहा भाई तुम इस बारे में संपर्क में हो, लिख दो। तो वो अंश मैंने लिख दिया। केसकर साहब मिले, उन्होंने कहा भाई आपने काफ़ी आड़े हाथों हमें लिया। तो मेरे मुंह से निकल गया कि वो अंश जगदीश चतुर्वेदी का लिखा हुआ है। जगदीश जी मुझसे बहुत नाराज हुए कि भाई ये तुमने क्या किया, केसकर साहब से हमारे संबंध हैं, तुमने ठीक नहीं किया। मैंने कहा भाई आपने तो सहज भाव से कह दिया था। अच्छा, केसकर साहब का देहांत हो गया, मैं बताऊं साहब, और उन्होंने बड़ी मदद की थी। केसकर साहब विशाल भारत के पुराने राइटर थे, जब वहाँ अध्यापक थे उन्होंने हमारे यहाँ लेख लिखे थे। तो केसकर साहब ने इसको पिलॉट किया था बिल को, और मुझे एक दफ़ा उन्होंने कहा कि देखिए सबसे बड़ी बाधा आ सकती है पंत जी की तरफ से, इसलिए आप उनको ह्यूमर करें। तो उनके खुशामद करनी पड़ी थोड़ी बहुत, तो वो पास हो गया। और अदब उसके बारे में पूरी जानकारी मुझको अब भी नहीं है, लेकिन उसमें ये हो गया कि पत्रकारों को नोटिस दे के झट निकाल देना ये जो है मालिकों के लिए बहुत कठिन हो गया। राजी उसमें तो काम के घंटे हो गए, पहले कोई घंटे ही नहीं थे। उसके बाद उनकी ये हो गया कि कब उनको कैसे छुट्टी मिलनी चाहिए, उनका वेतन क्रम क्या होना चाहिए, ये सब हुआ। ये तो बहुत बड़ी बात थी, तो क्रांतिकारी आपने योगदान किया। अच्छा, उसका वर्किंग जर्नलिस्ट नाम का पत्र भी मैंने निकाला था और प्रथम अंक का संपादन मैंने ही किया था। अंग्रेजी में लेख भी मैंने उसका मूल लिखा था। जैसा मैं कह चुका हूँ 1919 से मैं अंग्रेजी में भी लिखता रहा। मेरा यह स्पष्ट मत है कि पत्रकारिता को हम किसी सीमा में, देश विशेष की सीमा में न बांधें। अच्छा पत्रकार चाहे सीपी स्कॉट हो इंग्लैंड का या अमेरिका का गैरिसन हो, वो हमारे लिए वैसे ही पूज्य हैं जैसे रामानंद बाबू और महर्षि साहब द्विवेदी या गणेश शंकर विद्यार्थी। पत्रकारिता के इंटरनेशनल विषय है। पत्रकारिता विद्यालय के बारे में मैंने बहुत काफ़ी लिखा। जी हाँ। और मुश्किल यह है कि 9 महीने के कोर्स के से आगे कहीं का नहीं बढ़ा। शायद अब बनारस में कुछ कोर्स ज़्यादा उसका हो गया है। पृथ्वीपाल सिंह जी थे, वो 9 महीने के कोर्स में ही अपना विद्यालय चलाते थे दिल्ली में, और राणा जंग बहादुर उनके बड़े भाई वो भी उसमें भाषण दिया करते थे। मुझे भी कभी कभी स्केच राइटिंग वगैरह के बारे में बुला लिया करते थे और 15 रुपये प्रत्येक भाषण के देते थे। मैंने कहा काय को खर्च कर दे, बोले कि ज़्यादा पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन आपका शोषण नहीं करना चाहते तो किराए से आप जाते थे, वो तो मिलना ही चाहिए था। तो मिलना। तो पृथ्वीपाल सिंह ने वो अमेरिका से शिक्षा पाई थी, इंग्लैंड में शिक्षा पाई थी पत्रकारिता की, अच्छा काम किया था। जल्दी चले गए और उनकी स्मृति रक्षा भी कुछ नहीं हो सकी। तो आपकी ये मान्यता है कि जो संपादक होते हैं वो किसी भाषा या किसी भौगोलिक स्थिति से बंधे हुए नहीं होते, और उसमें आपने सीपी स्कॉट, लुई फिशर, विलियम लॉयड गैरिसन, उसी प्रकार से जॉन गुंथर थे, रामानंद बाबू थे, पराड़कर जी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, बरेलवी। तो अब आपकी क्या राय है कि इन सब के बारे में क्या किया जाए जो इनकी स्मृति रक्षा हो सके? मेरा ख्याल ये है कि पत्रकार विद्यालय के कोर्स कम से कम 3 वर्ष का तो होना चाहिए। हाँ। पत्रकार विद्यालय जहाँ 9 महीने के चल रहे हैं, वहाँ प्रार्थना की जाए कि इस कोर्स को आगे बढ़ाइए, पहले 2 वर्ष कीजिए, फिर 3 वर्ष कीजिए। और बनारस में शायद अगर ढंग से चल रहा है तो उसे देखना चाहिए जी। और उनके पाठ्यक्रम में क्या क्या हो इस पर भी मधुकर का एक विशेषांक मैंने निकाला था, पत्रकार अंक, मेरे पास रखा हुआ है। हाँ। अच्छा, एक पत्रकार विशेषांक रामराज्य का बहुत बढ़िया काफ़ी निकाला था। जी हाँ, गुप्त जी ने देखा था मैंने। जी हाँ, वो भी एक रखा हुआ है। तो ज़रूरत इस बात की है कि पाठ्यक्रम व्यापक बनाया जाए। जी। अच्छा, अब एक किताब तो जो तुरंत छप जाने चाहिए, और ज्ञानपीठ करे तो ज्ञानपीठ है, कोई भी हो, प्रसिद्ध संसार के प्रसिद्ध पत्रकार, अब जैसे विलियम लॉर्ड गैरिसन को ले लें हम, लॉर्ड नॉर्थक्लिफ को ले लें, A.G. गार्डनर को ले लें, गणेश शंकर विद्यार्थी को ले लें, रामानंद बाबू को ले लें, चलपति राव को ले लें, और देश विदेश में जहाँ जो अच्छे पत्रकार हुए हों
और रूस वगैरह में भी कोई हों उनके, संसार भर के श्रेष्ठ पत्रकारों का पर एक पुस्तक जो है जी 300-400 पृष्ठ की हो, वो निकाली जाए और किसी कोर्स में भी वो पाठ्य पुस्तक में भी रखवा दी जाए, तो एक तरह से लाइन में आने वाले हैं उनका दृष्टिकोण व्यापक हो जाएगा। अभी तक एक जो इम्प्रेशन बना हुआ है जी, उर्दू जो संपादक हैं वो बड़े अयोग्य साबित हुए हैं, और हिंदी में भी वही हुआ है। हरिशंकर जी शर्मा एक सुनाते थे कि एक बार एक आदमी अपने लड़के को लेके मेरे पास आए, जी बोले पंडित जी जागो कछु काम दिबाए दो, जागो मैंने पुलिस में कोशिश करी, स्टेशन पर कोशिश करी, कहूँ नहीं भयो, अब आप जागो संपादक बनाए दो। तो बोले कि हालत ये हालत हो गई है कि जो किसी काम का नहीं रहता इस लाइन में आ जाता है, तो इस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है। अच्छा, जब तक ऐसा नहीं हो सका, नया विद्यालय कायम न हो, तब तक रिफ्रेशर कोर्स जो है रखा जाए 4-4, 5-5 महीने के लिए। अखबारों में काम करने वाले उदीयमान योग्य जी छात्रों को रिफ्रेशिंग कोर्स दिया जाए। तो इस विषय पर साहित्य की उत्पन्न, अब जो सर्वोत्तम, अच्छा अंग्रेजी में लीडिंग आर्टिकल्स पर किताबें छपी हैं, जी हाँ, नोट्स पर जो है थर्ड उसके नोट्स पर किताबें छपी हैं, उन किताबों का भी उसके आधार पर अब जो अच्छे लेख पराड़कर जी के या गर्दे जी के या वाजपेयी जी के या पंडित पद्म सिंह शर्मा के हों, उनको एक संग्रह में रखा जाए तो वो भी कोर्स में चीज आ सकती है। तो पाठ्यक्रम तैयार करना और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पत्रकार विद्यालय हैं उनकी अवधि बढ़ाना, ये काम बहुत ज़रूरी है। दादाजी, अब इस विषय पर एक अंतिम प्रश्न करता हूँ कि नवयुवकों को, पत्रकारों को और साहित्यकारों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? उसमें पहले देश के युवक युवतियों के लिए, फिर पत्रकारों के लिए और फिर साहित्यकारों के लिए। मेरा ख्याल है कि पत्रकारों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। अब फिरोजाबाद में ही 3-4 हज़ार कॉपी अमर उजाला की आती हैं, 700-800 कॉपी विकासशील भारत की आती हैं, और पत्रों की भी आती हैं। तो मैं अगर बोलना चाहूँ, यहाँ बातचीत करना चाहूँ, तो 2-4 आदमियों से ही बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये अखबार हमको मदद करें तो कई हज़ार आदमियों तक हमारा मैसेज पहुँच सकता है जी। तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि मानसिक भोजन बनाने वाले जो आदमी हैं उनका दृष्टिकोण व्यापक हो। अगर कोई गरिष्ठ चीज़ बनाता है तो उससे खाने वाले की बड़ी हानि होती है। मैंने सुना था कि एक वैद्य जी जाते थे किसी के घर पर, तो रसोइये से कहते थे यार तुम्हारी वजह से हमको हमारी आमदनी बढ़ती है, गरिष्ठ भोजन इनको कराते रहो, बीमार पड़ते रहेंगे तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। वो मजाक में कहते थे। तो जो मानसिक भोजन बनाने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा है। जो पौष्टिक पदार्थ बनाते हैं, साग तरकारी वगैरह, वो एक आध फैमिली वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें आदमियों को नुकसान पहुंचता है। ये मैंने देखा कि हमारे जो पत्रकार हैं उनके जीवन का कोई दृष्टिकोण नहीं है। देयर इज नो फिलोसफी इन लाइफ, इन देयर लाइफ। मेरा ख्याल ये है कि पत्रकारों की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि उनका दृष्टिकोण जनता की सेवा का हो, और जो आदर्श गणेश शंकर विद्यार्थी जी का रहा, द्विवेदी जी का रहा। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बात लोगों को बतलानी चाहिए कि 200 रुपये की नौकरी छोड़ करके 23 रुपये की नौकरी पर द्विवेदी जी पहुँचे। 150 तनख्वाह, 50 अलाउंस के रेल में नौकरी थी उनकी, छोड़ी, और 20 रुपये तनख्वाह और 3 रुपये पोस्टेज के लिए और उनको सरस्वती से मिलते थे। तो अच्छा, गणेश शंकर जी स्वयं जो थे उन्होंने भी जिंदगी भर कष्ट उठाया। थोड़ी बहुत सहायता कलकत्ते से उनको मिल जाती थी, मारवाड़ी लोग मित्र वगैरह उनकी मदद कर देते थे, लेकिन घोर संकट में वो रहे। और उन्होंने साहित्य सेवियों की बड़ी सेवा की, क्रांतिकारियों की बड़ी सेवा की। लोगों को पता होना चाहिए कि अशफाक उल्लाह की, अपने आज़ाद वगैरह, इन सब की क्रांतिकारियों की उन्होंने सेवा की थी। ये तो वो स्वयं अहिंसावादी थे, लेकिन हिंसावादी जो सोल्जर्स थे उनकी भी उन्होंने बड़ी मदद की थी।